जय हिंद। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर। दोस्तों, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आज टेक्स्ट बुक जुडिशरी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुलेट सीरीज की ये क्लास 2 है और इस क्लास 2 के अंदर हम लोग 30 जो टोटल क्वेश्चंस है यानी कि 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि राजस्थान एपीयू के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और लगातार जो है 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है और ध्यान रखिएगा जिन्होंने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा हुआ है वो हमारे पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। हमने 50 क्वेश्चन जो है राजस्थान एपीओ के लिए ही संभावित प्रश्न कराए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट कैन रिजल्ट इन फाइन अप टू 500 रुपीज। यानी कि सेक्शन 55 के अंतर्गत राजस्थान एक्साइज एक्ट जो है, जो अकबरी लॉ है, उसके अंतर्गत फाइन जो 500 रुपीज जो रखा गया है, वो 500 रुपीज फाइन जो है वो कौन कौन से कार्य के लिए रखा गया। यानी कि हमें सबसे पहले सेक्शन 55 जो है हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस को पढ़िए। इसके ऑप्शंस में सेलिंग और डिलीवरी एनी लिकर इंटॉक्सिंग ड्रग्स टू द पर्सन अंडर 18 एंड इसके बाद है क्या दूसरा ऑप्शन, इंप्लॉइंग चिल्ड्रन और वुमेन और लाइसेंस प्रीमाइसिस इन द कंट्रोवर्शन ऑफ सेक्शन 23। थर्ड है परमिटिंग और डिसऑर्डरली कंडक्ट और गेमिंग ऑन लाइसेंस प्रीमाइसिस और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सेक्शन की बात करता है वो सेक्शन 55 की बात करता है और सेक्शन 55 के अंदर जो है जो बातें दी गई हैं, अगर उस बातों को आप देखेंगे कि सेक्शन 55 के अंदर कौन कौन सी बातें दी गई है, अगर आप मेमोराइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए सेक्शन 55 जो है राजस्थान एक्ट का, राजस्थान एक्साइज एक्ट का, उसमें बेसिकली जो है सेलिंग और डिलीवरी जो है, यानी कि सेलिंग और डिलीवरी ऑफ लीकर जो है उसको बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है। यानी कि जो पहला है सेलिंग और डिलीवरी एनी लिकर और इंटॉक्सिंग द ड्रग्स टू द पर्सन अंडर द 18, यानी कि 18 साल के नीचे के बच्चों को आप जो ये ड्रग्स है या फिर इंटॉक्सिक चीजें हैं वो आप नहीं दे सकते। ये क्लियर बात जो है सेक्शन 55 में लिखा हुआ है। इसके बाद इंप्लॉइंग द चिल्ड्रन और वुमेन लाइसेंस, यानी कि अगर आप बच्चों को और अगर आप महिलाओं को इंप्लॉयमेंट देते हैं ऐसे किसी कार्य में जहां पे एक्साइज एक्ट जहां पे आप इंटॉक्सिक चीजें बना रहे हैं, शराब बना रहे हैं, तो वहां भी ये बात भी मेंशन किया हुआ है इसमें सेक्शन 55 में। इसके साथ परमिटिंग डिसऑर्डरली कंडक्ट और गेमिंग द लाइसेंस प्रीमाइसिस, ये चीज भी मेंशन जो है की गई है। यानी कि दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जो है इसका जवाब होगा। आपने क्वेश्चन को पूरा देख लिया है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉन्स्टिट्यूट हर्ट अंडर सेक्शन 319 जो आईपीसी की है उसमें हर्ट के बारे में बात की गई है। हर्ट में क्या बातें की गई, यानी कि कौन सा ऐसा कार्य करेंगे कि उसको हर्ट कहा जाएगा। आईपीसी के डेफिनेशन के अंदर में 319 के अंदर ये हर्ट के बारे में बताया गया। अब क्या है, इंसल्टिंग समवन रेपुटेशन, किसी व्यक्ति का रेपुटेशन को इंसल्ट करना, क्या ये हर्ट है? क्या इसको हम हर्ट कहेंगे? नहीं, ये अलग चीज है। किसी व्यक्ति का रेपुटेशन अगर उसको हार्म करते हैं तो उसको हम डिफामेशन कहते हैं, तो वो चीज अलग है, ठीक है। यानी कि ये हम पॉइंट को क्लोज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है काउजिंग फिजिकल इंजुरी और सिकनेस टू द अनदर पर्सन, यानी किसी व्यक्ति को फिजिकल रूप से इंजुरी देना, यानी किसी व्यक्ति को उसको जो है नुकसान पहुंचाना, क्या ये होगा? तीसरा ऑप्शन है डैमेजिंग समवन प्रॉपर्टी, किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज करना, तो बिल्कुल ये नहीं होगा, हर्ट में तो ये चीज नहीं आता है। इसके बाद नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हर्ट का डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 319 आईपीसी के अंदर, तो आपको एक क्लियरली मेंशन मिलेगा कि कॉजिंग ऑफ फिजिकल इंजरी और सिकनेस टू अनदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति को इस तरह का फिजिकल इंजरी देना, ये चीज जो है हर्ट के अंदर आता है दोस्तों। यहां तक आप समझ गए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज परमिटेड। कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज
परमिटेड, किसको परमिट किया गया है? अगर आप राजस्थान एक्ट को देखेंगे, ये हमारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो आप इसको जो है चेक कर सकते हैं हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो इसमें मैंने कंप्लीट ये वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है। तो बेसिकली देखिए, द पोजेसिंग अ कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें कहता क्या है कि कौन से चीज को परमिट किया गया है दोस्तों। अब ये क्या कहता है कि आप अगर क्वेश्चन पेपर को बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एग्जाम होने से पहले आप क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखें, क्या ये परमिटेड हो सकता है? क्या प्रैक्टिकली भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। दूसरा है इंपार्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर से संबंधित आप इंफॉर्मेशन भी नहीं किसी को दे सकते, ये भी गलत है। तीसरा क्या है? अटेम्प्टिंग टू प्रोक्यूर द क्वेश्चन पेपर बिफोर इट ऑफिशियली रिलीज, बिना उसके ऑफिशियल लिस्ट के ही आप उसको किसी को दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है ऑप्शन? यूजिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर पर्सनल स्टडी आफ्टर द एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो है एग्जाम होने के बाद आप उस प्रश्न का इस्तेमाल जो है बाद में कर सकते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ये जो एक्ट है दोस्तों, ये मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे, आप जाएंगे, ये 1992 का एक्ट है दोस्तों, इसको कंप्लीट आप स्टडी करेंगे, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, Which section of the Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992 impose the penalty for contravention provision related to the prevention of unfair means examination? यानी कि दोस्तों कौन सा सेक्शन है जो पेनल्टीज के ऊपर बात करता है? तो मैंने आपको इस एक्ट में बताया था कि टोटल जो है दोस्तों, टोटल इसमें 8 सेक्शन दिए गए हैं, टोटल 8 सेक्शन दिए गए हैं। उस 8 सेक्शन में जो सेक्शन नंबर 6 है, सेक्शन नंबर जो 6 है, वो बात करता है पेनल्टीज के ऊपर, यानी कि पनिशमेंट्स के ऊपर बात करता है। तो मतलब हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन ये है, सेक्शन नंबर 6 जो है डायरेक्ट जो है इसका जवाब होगा, सेक्शन 6 जो है इसका डायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहां से समझ के चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फॉर्जरी कहां पे डिफाइन किया गया है? आपने पढ़ा होगा फॉर्जरी कहां पे डिफाइन किया गया? सेक्शन 463, सेक्शन 463, सेक्शन 463 यह आईपीसी का सेक्शन है दोस्तों, और इस सेक्शन में जो है वो डिफाइन किया गया है। यहां तक आप समझ गए, सेक्शन 463 में फॉर्जरी को डिफाइन किया गया है दोस्तों, ठीक है, यहां तक आप क्लियर समझ गए होंगे। अब एक चीज समझिए, फॉर्जरी के अंदर क्या आता है दोस्तों? फॉर्जरी के अंदर आता है, अगर आप फॉर्जरी का डेफिनेशन देखेंगे तो फॉर्जरी के अंदर बेसिकली फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं हम, फॉल्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करते हैं। फॉर्जरी में हम फॉल्स डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अब फॉल्स डॉक्यूमेंट में क्या बात करते हैं? हुएवर मेक एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और ए पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज अ डैमेज और इंजुरी, यानी कि किसी को भी अगर आप फॉल्स तरीके से कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो है ये फॉर्जरी उसको कहेंगे, यानी कि सेक्शन 463 बात करता है इसके ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? डॉक्यूमेंट किसमें डिफाइंड है? सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, डेफिनेशन का क्वेश्चन है ये, यानी कि सेक्शन 29, सेक्शन 29 जब आप देखेंगे तो उसके अंदर डायरेक्टली बताया गया है कि सेक्शन 29 में बताया गया कि डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट की तरफ अगर जाएंगे आप तो डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंट में लेटर हो गया, फिगर हो गया, ठीक है, लेटर हो गया, फिगर हो गया, या कोई सिंबल हो गया, ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर कवर की जाती हैं, ठीक है। तो सेक्शन 29 जो आईपीसी का है वो बात करता है डॉक्यूमेंट को लेकर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर द इंडियन एविडेंस एक्ट मेड? ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। एक्ट है 1872 में जो है इसको जो है किया गया था। किसने पास किया था? इसको पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है इसको पास किया था दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, इन ए ज्वाइंट ट्रायल, इन ए ज्वाइंट ट्रायल, यानी कि एक ज्वाइंट ट्रायल है, द इवेंचुअली द वैल्यू ऑफ द कन्फेशन ऑफ द को-एक्यूज्ड अफेक्टिंग हिम द अनदर हैज बीन डिस्कस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कौन से केस में ये कहा गया है कि अगर एक ही सेम केस में अगर दो व्यक्ति अपराधी हैं और दोनों व्यक्ति अपराधी हैं तो एक व्यक्ति का अपराध, एक व्यक्ति ने जो अपराध किया और दूसरे व्यक्ति ने जो अपराध किया, यानी कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जो कन्फेशन देगा कोर्ट में उसको जो है माना नहीं जाएगा, उसको उतना संगीन रूप से माना नहीं जाएगा। कौन से ऐसे, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं माना जाएगा? आप सोच के देखिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों ने क्राइम किया, तो एक व्यक्ति को अगर कोई भी अगर लालच दिया जाएगा तुम बता दो उसके बारे में सच, तो वो जो पकड़ा जाएगा तुम बच जाओगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ भी वो बोल सकता है ना। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। वो जजमेंट का जो बहुत ही पॉपुलर जजमेंट था दोस्तों, वो था कश्मीरा से, जो वो था स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट था, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमोहन उपाध्याय, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस
देवमोहन उपाध्याय का इसका जजमेंट था। इसके अंदर जो है इस चीज को प्रॉपर जो है वो बताया गया था दोस्तों। एक बार आपको और क्लियर तरीके से आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से जो है चीजें इसके अंदर बताई गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। इसके बाद कन्फेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कन्फेशन ऑफ द एक्यूज कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सब्सटेंसिव पीस ऑफ द एविडेंस, यानी कि जो एक्यूज के द्वारा जो कन्फेशन दिया जाएगा उसको जो है एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि व्हाट विच इज रिलेटेड टू मेंसिरिया। मेंसिरिया से क्या रिलेटेड है? मेंसिरिया में आपने पढ़ा होगा, मेंसिरिया आईपीसी के अंदर आपने मेंसिरिया में पढ़ा था, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि इंटेंशन, यानी कि इंटेंशन किसी व्यक्ति का और किसी व्यक्ति का मेंटल कंडीशन, किसी व्यक्ति का इंटेंशन और किसी भी व्यक्ति का मेंटल कंडीशन, यानी कि इंटेंशन और मेंटल कंडीशन की बात करता है दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन जो ये था, इसमें आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। जो केस का नाम था वो केस का नाम था दोस्तों कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ एमपी। ये जो केस था ना, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी को एक्यूज्ड जो है, यानी कि जो को एक्यूज्ड पर्सन है, वो को एक्यूज्ड उसका कन्फेशन जो है वो दूसरे पर्सन के लिए मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में बोला गया था। चलिए, तो अगला सवाल हमने कर लिया। इसका सवाल का जवाब क्या होगा? मेंटल स्टेट होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी होगा, एक एक्टस नॉन फिटिड मेंस रिया, यदि मैक्सिमम अप्लाई होता है ऑल करेक्ट होगा, यानी कि ये चारों ही करेक्ट होंगे, तीनों ही करेक्ट होंगे, तो इसलिए चौथा आंसर इसका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है अ पर्सन ए प्लान टू कमिट थेफ्ट एंड अ पर्सन बी प्रोवाइड अ टूल्स एंड गाइडेंस टू हेल्प ए। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल सा, ए प्लान करता है चोरी करने का और बी क्या करता है, उसको टूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है, उसको ये सब चीजें मदद करता है। तो यहाँ पे ए कैरी आउट द थेफ्ट और ए चोरी कर लेता है। तो इसमें कहता है कि इन दिस एग्जांपल बी ने क्या किया? बी ने क्या किया दोस्तों? बी ने क्या किया? बी ने क्या किया? बी ने किया उसको अबेटर। अबेटर किसे कहते हैं? बी ने किया अबेटर, ये डायरेक्ट टर्म है। अबेटर उस व्यक्ति को कहते हैं जो या तो उस चीज को हेल्प करता है या उकसाता है ना, या फिर उसमें इंस्टिगेट करता है, मदद करता है, तो उस व्यक्ति को अबेटर कहेंगे। यानी कि बी ने ऑफेंस किया, कौन सा ऑफेंस किया? अबेटर का ऑफेंस किया। यहां तक आप समझ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द चार्ज अंडर सेक्शन 211 सीआरपीसी। यानी कि दोस्तों जो सेक्शन 211 है वो बात करता है चार्ज को लेकर, यानी कि सीआरपीसी का ये सेक्शन है और सीआरपीसी में चार्ज जो है वो 211 में बताया गया है दोस्तों। तो कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। ए चार्ज डज नॉट इंप्लाई दैट लीगल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ऑफेंस हैव बीन मेट, यानी कि जो चार्ज है वो नॉट इंप्लाई विद द लीगल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ऑफेंस। क्या ये ऑप्शन सही होगा? द चार्ज कैन बी इन द एनी लैंग्वेज इरिस्पेक्टिव विद द कोर्ट ऑफ द लैंग्वेज। क्या चार्ज किसी कोर्ट ऑफ द लैंग्वेज में होना चाहिए? या फिर द चार्ज मस्ट स्टेट द फैक्ट, डेट और प्लेस, या फिर फैक्ट चार्ज के अंदर फैक्ट डेट। जब आप सेक्शन 211 को देखेंगे सीआरपीसी में तो उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि चार्ज जो लिखा जाएगा, जब कोई चार्ज लिखा जाएगा, जब पुलिस चार्ज बनाएगी, चार्जशीट बनाएगी, तो उसमें प्रॉपर उस केस का डेट लिखेगी, फैक्ट लिखेगी और प्लेस लिखेगी। ये चीजें जो है लिखी जाएंगी दोस्तों। मतलब कि ये तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए, तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 इफ अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 के अनुसार इफ ए पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, or dishonest misapprehension of the property and also accused of falsification of the account related to the same offense, can they be tried at the one trial? अब देखिए कहता क्या है कि एक व्यक्ति है जिसको ऊपर कई तरह के मामले चल रहे हैं, तो क्या वो सारे मामले एक ही केस में चल सकते हैं, एक ही ट्रायल हो सकता है उसका? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। ये ऐसा प्रावधान है, किसमें प्रावधान बताया गया है? सेक्शन 220 सीआरपीसी के सेक्शन 220 में ये बात बताई गई है कि आप जो है एक ही सारे अलग अलग केसेस को एक जगह पे आप ट्रायल कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज कहा गया कि वो जो केसेस हैं वो सेम कंसेशन के लिए होना चाहिए, यानी कि एक ही टर्म के लिए साथ होनी चाहिए, एक ही प्रकार का जो है इसके साथ उसके अंदर एक संबंध होना चाहिए उस क्राइम के अंदर।
कनेक्टिविटी उस क्राइम में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, कनेक्टिविटी जो है उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि बात कहता क्या है कि जो कनेक्टेड, सो कनेक्टेड टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसका जो ऑप्शन क्या है, यस, यस ओनली इफ ऑफेंस इज अनरिलेटेड, नहीं ये सही नहीं है। यस ओनली इफ द ऑफेंस आर रिलेटेड एंड कनेक्टेड, बिल्कुल सही है आंसर। ये ऑफेंस जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड और कनेक्टेड होंगे तो उसको जो है हम ट्रायल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि What does section 222 allow regarding the conviction of? What does section 222 allow regarding the conviction of an accused for a minor offense? यानी कि सेक्शन 222 जो है वो क्या अलाउ करता है, तो इसमें क्या, कन्विक्शन ऑफ ओनली पॉसिबल इफ द अक्यूज्ड इज चार्ज सेपरेटली फॉर द माइनर ऑफेंस, नहीं होगा। कन्विक्शन इज परमिसिबल इफ द ऑफेंस प्रोवाइडेड रिड्यूस द चार्ज ऑफ द माइनर ऑफेंस हो गया। कन्विक्शन ऑफ द ओनली द चार्ज इफ द माइनर ऑफेंस इज स्पेशली चार्ज्ड विद अलोंग विद द माइनर इफेक्ट एंड कन्विक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर द माइनर ऑफेंस अंडर द एनी सर्कमस्टांसेस। इसका सवाल का जवाब क्या होगा दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। सेक्शन 222 जो है वो बात करता है व्हेन द ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, यानी कि कोई भी जो सेक्शन 22 बात करता है कोई भी ऑफेंस जो है वो प्रूव्ड है तो ऑफिशियली चार्ज होता है। यानी कि इसमें सिंपल सा ये जवाब है दोस्तों, यानी कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 222 के अकॉर्डिंग क्या बात करता है, ये बात करता है कन्विक्शन इज परमिसिबल इफ द फैक्ट प्रूव्ड रिड्यूस द चार्ज ऑफेंस टू द माइनर ऑफेंस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रिपरेशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, कौन सा ऐसा ऑफेंस है इसके अंदर, ये 4 ऑफेंस दिए गए हैं, इस चारों ऑफेंस में कौन सा ऐसा ऑफेंस है दोस्तों जिसका आप प्रिपरेशन भी करेंगे तो वो गैर कानूनी हो जाएगा, वो कानून के नजर में गलत होगा। तो देखिए, अगर आपने सुना होगा वॉर, यानी कि अगर आप देश के खिलाफ अगर आप वॉर करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो है काउंट किया जाएगा। सेडेशन जो है वो काउंट नहीं किया जाता है। मर्डर जो है वो भी काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि मर्डर के लिए आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा कि आपने क्राइम किया है। डकैती में काउंट किया जाएगा। तो आपको सीधा याद रखना 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। तो चैप्टर नंबर 6 में आप देखिए बेसिकली क्या है दोस्तों, आपको याद होगा कि सेक्शन 121 जो है वो आईपीसी का, ये जो बात करता है सेक्शन 121 है आईपीसी का, ठीक है ना, ये बात करता है, ठीक है। तो सेक्शन 121 जो है वो आईपीसी का वो बात करता है डील्स विद द वैगरिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। तो बेसिकली जो है सेक्शन 221 बात करता है, 124A में बात करता था मर्डर, जो आपको याद होगा 300 में डेफिनेशन दिए गए हैं, और डकैती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये सवाल का जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द maximum custody provided under the section 167 to be provided by the executive magistrate। 167 के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है, मैक्सिमम जो है कितने दिनों के, देखिए 166(7) जो है क्या बात करता है दोस्तों, सीआरपीसी जब आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई ट्रायल 24 घंटा के अंदर, अगर जो है इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर नहीं हो पाता है, प्रेजेंटेशन जो है नहीं हो पाता है क्राइम का, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रेजेंट कोर्ट में 24 घंटे के अंदर नहीं किया जा पाता है, तो उस केस में क्या होगा। तो सेक्शन 167 जो है कहता क्या दोस्तों कि द प्रोसीजर है व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीट इन 24 आवर, यानी कि अगर कोई प्रोसीजर 24 घंटा में अगर कंप्लीट नहीं होता है तो उसका जो है मेंशन किया गया 167 के सीआरपीसी में। तो बेसिकली मैक्सिमम कितने दिनों का समय जो है मजिस्ट्रेट दे सकता है, तो मैक्सिमम कितने दिनों का मजिस्ट्रेट समय देगा दोस्तों, देगा 7 डेज का। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 डेज का समय दिया जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ द चाइल्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिन तक दिया जा सकता है दोस्तों। देखिए बहुत सारे पनिशमेंट जिसके अंदर दिए जाते हैं अलग अलग, कुछ रेयरेस्ट हैं, कुछ नॉर्मल हैं। तो 3 साल का भी पनिशमेंट है, 7 साल का भी रिग्रेस पनिशमेंट भी क्या प्रोविजंस है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मेंशन किया हुआ है डिटेंशन के बारे में। तो यानी कि मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना दिया जाएगा जेजे एक्ट के अंदर, 3 साल का दिया जाएगा दोस्तों। 3 साल का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3 साल का जो है उसमें जो आपको पनिशमेंट जो है वो दिया जाएगा। तो 3 साल का जो पनिशमेंट दिया जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा जो है ऑप्शन जो है सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और यहां तक आपने समझ लिया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि which court has the authority to pass adoption under JJ Act।
एडॉप्शन यानी कि जो एडॉप्शन होता है जे एक्ट के अंतर्गत, उसमें कौन सी अथॉरिटी है यानी कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसको ये अथराइज किया गया है कि वो जो है इसको पास कर सकती है। तो कौन सी अथॉरिटी है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, इसमें आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो ऑथराइज होता है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो ऑथराइज होता है इसके अंदर पास करने के लिए जजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप समझ गए होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए बेसिकली इसको समझना इस तरीके से है कि जो डिस्ट्रिक्ट, इसमें देखिए ये अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, यहाँ पे ना एक अमेंडमेंट किया गया था और ये अमेंडमेंट के अंदर ही ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया हुआ है। अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2022 को अमेंडमेंट किया गया था। और अमेंडमेंट क्या किया गया था? इसमें अमेंडमेंट किया गया था जे एक्ट के अंदर, ये 2015 का जो जे एक्ट है इसके अंदर जो है 1 सितंबर 2022 को अमेंडमेंट कर दिया गया था। और उस अमेंडमेंट करके जो है इस चीज के बारे में बताया गया था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ऑथराइज होता है एडॉप्शन पास करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा कहता है सिटीजन का हिंदी परिभाषा शब्द क्या है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो राजस्थान एपीओ में पूछे जा रहे हैं, आते हैं ये सारी चीजें, तो आपको इस तरह के भी मैं एक पूरा सीरीज लेके आऊंगा, ऐसे मतलब जो होते हैं लीगल टर्म्स के, उसके पूरी प्रॉपर सीरीज दूंगा आपको, एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा इसके अंदर। तो बेसिकली देखिए सिटीजन का मतलब हिंदी भाषा क्या होता है, सिटीजन में मतलब क्या होता है? नागरिक होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है ए हु रेगुलरली विजिट द इंस्टाग्राम पेज ऑफ ए बिकनी मॉडल वुमेन सेलिब्रिटी एंड ऑल्सो फॉलो हर कमिट द ऑफेंस ऑफ। अब यहाँ पे क्या कहता है कि कोई एक व्यक्ति है जो पर डे इंस्टाग्राम पे जाता है और ऐसी कोई महिला को देखता है और वहां पे जो उस मॉडल को, वो जो मॉडल है यानी कि वो बिकनी मॉडल महिला है, उसको सेलिब्रिटी को देखता है, ऑल्सो फॉलो करता है हर कमिट द, या क्या उसने कोई अपराध किया? इंस्टाग्राम पे वो व्यक्ति एक महिला को देखता है और उस महिला को फॉलो करता है, वो महिला सेलिब्रिटी है, मॉडल है, तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया दोस्तों, उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। यानी कि क्या नहीं किया? उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, यानी कि मैन कोई भी ऑफेंस नहीं कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर उसने ऑफेंस किया होता, यानी कि किसी का पीछा करना तो ऑफेंस है, यानी कि सेक्शन 354D जो है वो स्टॉकिंग के बारे में बात करता है आईपीसी के अंदर, तो ये तो ऑफेंस है, यानी कि ये तो बात करता है कि ऑफेंस है। तो ये ऑफेंस जब बात करता है तो ये ऑफेंस क्यों नहीं है? क्योंकि वो महिला जो है वो मॉडल थी और वो इंस्टाग्राम पे उसको जो है फॉलो रिक्वेस्ट भेज रहा था, यानी कि उसको फॉलो कर रहा था, उसको किसी तरीके से उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो इसलिए ये कोई भी अपराध के अंदर नहीं आएगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड पे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों, हु has the authority to take cognizance of any delegation of the duty of पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ ST/SC एक्ट। इस क्वेश्चन में यही कहता है दोस्तों कि अनुसूची और अनुसूची जाति और अनुसूची जनजातीय 1889 की धारा 4 के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा का संज्ञान लेने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? किस व्यक्ति के पास है? स्पेशल कोर्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के पास होता है। यानी कि दोस्तों ये जो स्पेशल कोर्ट होता है, ये स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट होता है उसके पास जो है ये अधिकार जो है वो होता है दोस्तों, स्पेशल कोर्ट के पास ये अधिकार होता है। तो स्पेशल कोर्ट में ये बातें जो है वो बताई गई हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, अगला सवाल है कि व्हाट इज द मिनिमम टर्म फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द सम हु इज कन्विक्टेड ऑफ द सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस अंडर चैप्टर 2 ऑफ ST/SC एक्ट। चैप्टर ST/SC एक्ट जो है उसके चैप्टर 2 के अंदर मिनिमम मैक्स जो इम्प्रिजनमेंट क्या बताया गया है? मिनिमम इम्प्रिजनमेंट क्या बताया गया दोस्तों? मिनिमम इम्प्रिजनमेंट क्या बताया गया है? आपने इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट बताया गया है दोस्तों 1 साल का। कितना बताया गया है? 1 साल का इम्प्रिजनमेंट बताया गया है। तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए। यहाँ पे प्रॉपर आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रॉपर इसको समझिए, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ ST/SC एक्ट द प्रोविजन ऑफ सर्टेन सेक्शन एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन पिनल कोड शैल अप्लाई टू दिस। आपको पता है कि जो ST/SC एक्ट है उसके ऊपर जो IPC जो है वो लागू होता है। तो IPC लागू होता है तो व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन ऑफ दिस एप्लीकेशन? प्राइमरी कंडीशन क्या है इस एप्लीकेशन का? यानी कि IPC अप्लाई होता है तो उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है? प्राइमरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो प्राइमरी, चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। They must be related to a criminal offenses. They must be offense to the other provisions of this act. They must be approved by the special court. They must be included in the constitution. अब देखिए बेसिकली इस ऑप्शंस को देखकर आपको ये सोचना है कि
दे मस्ट बी रिलेटेड टू द क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस तो हैं, तो उसके बारे में अपराध तो इस एक्ट में भी बता दिया गया है, तो ये बात तो होगा नहीं। ठीक है, इस एक्ट में भी ऑलरेडी इसको पनिशमेंट्स दिए गए हैं, बताया गया है क्या अपराध है क्या नहीं है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। अब क्या कहता है, दे मस्ट बी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मान लीजिए कि जो चीज इसके अंदर नहीं दिया गया है वही चीज तो आईपीसी के थ्रू लिया जाएगा ना। कहा जाता है ना डेफिनेशन, हमारे से कहीं कहीं क्लॉज लिखे रहते हैं कि अगर डेफिनेशन जो चीज डिफाइंड नहीं है तो वो आईपीसी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसे किसी किसी एक्ट में मेंशन किया गया। तो जैसे ST/SC एक्ट पे आईपीसी लागू होता है, तो आईपीसी के प्रोविजंस तो अब लागू होंगे, जब यहाँ पे जो ST/SC एक्ट है उसके अंदर प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं तो वो लागू होंगे। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा प्रॉपर सही है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि एज पर द पॉस्को एक्ट व्हाट इज द स्टिपुलेशन टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल फॉर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। चार्जशीट फाइल होने के बाद, यानी कहता क्या है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद कितने दिनों का टाइम फ्रेम दिया गया है इसके अंदर, यानी कि ट्रायल के लिए। तो कितने दिनों का दिया गया दोस्तों, 12 मंथ का दिया गया है। 12 महीने का जो है समय जो है दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली जो है आपको याद रखना है कि 12 महीने का जो है वो आपको दिया गया है। ये कौन सा सेक्शन बात करता है दोस्तों, ये बात करता है सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35 जो है वो पॉस्को एक्ट का वो बात करता है, इसके बारे में कहता है, डिस्क्राइब करता है कि द पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड एंड डिस्पोजल इन द केसेस, यानी कि बच्चे के केस में अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ पॉस्को एक्ट में अपराध होता है तो वो सेक्शन 35 ये कहता है कि उस व्यक्ति का जो ट्रायल है, उस बच्चे का जो ट्रायल है वो कंप्लीट होगा 12 महीने के अंदर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा दोस्तों, who will recommend the district legal service authority to the legal aid and assistance to the child under POSCO Act। POSCO Act के अंदर कौन ऑथराइज है लीगल ड्यूटी अथॉरिटी को अपॉइंट करने के लिए, लीगल सर्विस अथॉरिटी को कौन है दोस्तों, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये है ऑथराइज। और ये कौन सा एक्ट बात करता है दोस्तों, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7 है दोस्तों, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 जो है पॉस्को एक्ट जो रूल है 2020 का, उसमें बात करता है कि ये यहाँ पे किसका है, ये पॉस्को का रूल है दोस्तों, पॉस्को एक्ट का ये रूल है। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली याद रखिएगा। पॉस्को एक्ट का रूल का सेक्शन 7 जो है वो कहता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो अपॉइंट करेगी। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपॉइंट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन क्वालिफाई द यूजिंग ऑफ द चाइल्ड ऑफ पोर्नोग्राफिक पर्पस अंडर द पॉस्को एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन क्वालिफाइज एज द यूजिंग ऑफ चाइल्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे पोर्नोग्राफी की बात किया, यूजिंग ऑफ ए चाइल्ड इमेज इन द फैमिली वेकेशन एडवर्टीजमेंट विदाउट एनी इंडिजेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। तो ये नहीं होगा, इसको पोर्नोग्राफिक नहीं बोलेंगे। टेलीकास्टिंग द चाइल्ड इंगेज इन द स्टिमुलेशन ऑफ द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द इंटेंट ऑफ इंटरनेट चैनल, यस ये होगा, क्योंकि हम इंटरनेट चैनल पर अगर इस तरह का कार्य करता है कोई व्यक्ति, उस बच्चे का अगर ऐसा कोई न्यूड फोटो अगर अपलोड करता है किसी चैनल पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोर्नोग्राफी के अंदर करेंगे। तो ये होगा हमारा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, यूजिंग द चाइल्ड इमेज इन द स्कूल यूनिफॉर्म एडवर्टीजमेंट टू प्रिंट और विदाउट द सेक्सुअल कनेक्शन, ये भी नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि ये कौन सा सेक्शन बात करता है। ये सेक्शन नंबर 13 है दोस्तों। सेक्शन नंबर 13 जो है वो पॉस्को एक्ट का, सेक्शन नंबर 13 जो है वो पॉस्को एक्ट का वो बात करता है इसके बारे में और बताता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफिक जो है उसको बैन करता है। तो सेक्शन नंबर 13 को याद रखिएगा, यही बात करता है इस चीज के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया टेलीकास्टिंग को लेकर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 of Prohibition of Offender Act 1956, what action can be court take if the find that offense has failed to observe any of the condition of the bond। अगर कोई, जैसे आपने ये एक्ट पढ़ा होगा, इस एक्ट के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो लाई जाएगी प्रॉपर तरीके से अलग से भी। तो देखिए बेसिकली इस एक्ट में आपने पढ़ा होगा, तो इस एक्ट में बॉन्ड भरवाया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति जो है इम्प्रिजनमेंट में होता है, जिस व्यक्ति को सजा दी गई रहती है। तो अगर कौन से ऐसे कंडीशन है कि बॉन्ड भरवाने के बाद भी उसको जो है क्या किया जाएगा, फेल्ड किया गया उसने, अगर वो फेल होता है, उस बॉन्ड में भरे हुए नियम कानून को नहीं पालन करता है, तो क्या क्या बातें हैं। देखिए, द कोर्ट में ओनली इशू अ समन रिक्वायरिंग द ऑफेंडर एंड सरेंडर, नहीं, केवल समन की बात उसमें नहीं की गई है, तो केवल समन नहीं है, हटाइए। अगला है द कोर्ट में सेंटेंस द ऑफेंडर फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, यस
ये बात कही गई है। कोर्ट जो है, देखिए डायरेक्ट आपको अगर आंसर्स याद हैं, डायरेक्ट आपको अगर याद है कि किस सेक्शन से कौन सी बातें पूछी गई हैं, तो डायरेक्ट आप इस चीज को पकड़ लोगे कि कौन सा सेक्शन से कौन सी बातें पूछी गई हैं दोस्तों। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इस सेक्शन 9 के बारे में पता होना चाहिए था। सेक्शन 9 जो है ना दोस्तों, इस सेक्शन 9 में क्लियरली ये चीज मेंशन किया गया है, इस एक्ट के अंदर बताया गया है उसके अंदर कि अगर कोई व्यक्ति बॉन्ड नहीं भरता है, बॉन्ड जो भरता है उसका पालन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट जो है वो बुला सकती है, और बुलाने के बाद अगर उसको सही लगता है कि हाँ इसने ऐसी गलती की है, उसने बॉन्ड का पालन नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को ओरिजिनल सजा दे सकती है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा ये रहा, अगला सवाल है हु हैज द अथॉरिटी टू डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ द लाइसेंस, हु हैज द अथॉरिटी टू डिमांड फॉर द लाइसेंस फ्रॉम द पर्सन कैरिंग आर्म्स एंड एमुनिशंस। क्वेश्चन कहता है कि आर्म्स एंड एमुनिशंस जो अगर व्यक्ति कोई कैरी करता है तो उससे, यानी कि कौन उससे डिमांड कर सकता है लाइसेंस के लिए। तो देखिए दोस्तों, कौन डिमांड करेगा? क्या सिर्फ पुलिस ऑफिसर डिमांड करेंगे? नहीं, एनी सिटीजन स्पेशली ऑनर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी डिमांड कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर तो कर ही सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर एंड एनी अदर ऑफेंस स्पेशली एम्पावर्ड बाय द कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कर सकते हैं। मिलिट्री पर्सनल ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखना है, सेक्शन 19 सिंपल सा दोस्त है। सेक्शन 19 के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 19 के बारे में आप जानते होंगे। सेक्शन 19 जो है बेसिकली बात करता है कि आपसे किसी भी पर्सनल पर्सन से आर्म्स एक्ट के अंदर कौन आपसे आर्म्स की लाइसेंस का डिमांड कर सकता है। कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको ऑथराइज किया है वो कर सकते हैं। कोई पूछेगा मिलिट्री वाला मांग रहा है तो दे सकते हैं? नहीं, मिलिट्री पर्सन को ऑथराइज इसमें नहीं किया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये रहा दोस्तों, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट डील्स विद द सीजर एंड डिटेंशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजर एंड डिटेंशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी सेक्शंस जो है इसके लिए डील करते हैं दोस्तों। तो ये सेक्शन जो डायरेक्ट पूछता जाता है सेक्शन नंबर 24 से रिलेटेड है दोस्तों। सेक्शन नंबर 24 से ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 24 से। सेक्शन नंबर 24 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज प्रोहिबिटेड विदाउट द स्पेशल ऑथराइज्ड, without the special authorization by the central government regarding the provision of the arms and ammunition। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों? यानी कि प्रतिबंध हथियारों की गोलाबंद संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निषेध प्राधिकरण के बिना निम्नलिखित में से किसी की कार्रवाई निषेध है, यानी कौन सी कार्रवाई रोकी है? एक्विजिशन और पोजेशन रखना ये भी है, मैन्युफैक्चर और सेल करना अगर ये भी गैर कानूनी है तो इसको भी बंद किया गया है, रिपेयरिंग और टेस्टिंग करना ये भी बंद है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर होगा दोस्तों। ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर होगा। अब ये कौन सा सेक्शन बात करता है दोस्तों? ये है सेक्शन, ये बात करता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 जो है वो आर्म्स एक्ट का, यानी कि जो आर्म्स एक्ट है हमारा, आर्म्स एक्ट का, इसको याद रखिएगा। ये कौन सा सेक्शन है? ये आर्म्स एक्ट का सेक्शन है, ठीक है ना दोस्तों। आर्म्स एक्ट के सेक्शन है, और इस आर्म्स एक्ट के सेक्शन नंबर 7 में क्लियरली बता दिया गया है, ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा अंतिम सवाल है आज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग एग्जामिनेशन शैल बी डिमार्ड फ्रॉम द टेकिंग ऑन इन पब्लिक एग्जामिनेशन इफ अंडर द कमिटी अंडर 2022 का पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है, क्योंकि ये देखिए सिलेबस का अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आगे का है, बट अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सेक्शन हमें 10 तक ही पढ़ना है ना, 10 तक ही पढ़ना है। ये 11 नंबर सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन 11 का क्वेश्चन है, बट ऐसे आपके नॉलेज के लिए इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, फेमस चीज है। क्योंकि जब कोई परीक्षा के अंदर कदाचार करता है, चोरी करता है, तो कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए एग्जाम देता है और एग्जाम में चोरी करता है तो उसको डिबार्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसको निष्कासित कर दिया जाता है। आपने सुना भी होगा कई बार। तो निष्कासन की प्रक्रिया के बारे में ये बोलता है, ये 2022 का जो एक्ट है, और इसमें कहता क्या है कि जो निष्कासन है वो निष्कासन कैसे होगा, और निष्कासन जो होगा ना वो निष्कासन कितने साल के लिए होगा। तो कितने साल के लिए होगा दोस्तों? 2 साल के लिए होगा। सेक्शन 11 बात करता है 2 साल के लिए जो है निष्कासन
इसके अंदर जो है आपका किया जाएगा, यानी कि डिवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये सारा जो क्वेश्चन है हमने 30 क्वेश्चन आपको आज कंप्लीट करवाए हैं, और 30 क्वेश्चन में इस बुलेट सीरीज के अंदर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा अगर तो कमेंट कीजिए, और कमेंट करके शेयर भी कीजिए। आने वाली सीरीज भी आएंगी और सबसे संभावित प्रश्न जो है लाए जाएंगे दोस्तों। अब तक टोटल 80 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आगे भी क्वेश्चन जो है वो जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।